जी नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से गणित के बाद फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है। बहरहाल क्लास 10 तक लोग फिजिक्स को बोला नहीं करते हैं, इस बात का दुख है। लोग पर विज्ञान भी बोल लेते हैं, तो हमें इस बात में कतई कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान बोला करते हैं। जिस प्रकार हम गणित जिस प्रकार हम मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वर्तमान में भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लास बैक टू बैक शुरू हो चुके हैं, और फिजिक्स अभी अभी तुरंत ताजा ताजा बनकर तैयार हुआ है। जिस तरह से गणित और विज्ञान का सेगमेंट हम लोग पूरे दमदार तरह से पूरा कर रहे हैं, ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके पास आए हैं। बिल्कुल हम आपके पास आए हैं बेटा, हाँ, फिजिक्स की दुनिया को लेकर के। क्लास 10th की फिजिक्स भी हमारी बिल्कुल उसी प्रकार से धुआं धुआं होगी, जिस तरह से हमारा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी हो रहा है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके पास बहुत धुरंधर शिक्षक हैं। आते हैं फिजिक्स की दुनिया में। आपको पता होगा बेटा कि क्लास 10 तक विज्ञान चलता है, और क्लास 10th के बाद जब आप 11th में अपना कदम रखिएगा, तो जेई और नीट के लिए जितना वेटेज मैथमेटिक्स का है, फिजिक्स का उससे कम भी नहीं है। बायोलॉजी का उससे, यहाँ तक कि बायोलॉजी का तो नीट में बहुत ज़्यादा है, और केमिस्ट्री का भी है। तो एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से हमारा फिजिक्स भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। एक बहुत बड़े राइटर का हम नाम लेना चाहते हैं, सर एच.सी. वर्मा का। वो अपनी किताबों में पहली बातें लिख चुके थे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप गणित भी पढ़िए, और गणित जितना अच्छा पढ़िएगा, फिजिक्स विज्ञान, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, वो आपका उतना अच्छा होगा। खैर, ज्ञान की बातें धीरे 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 चलती रहेगी पूरे क्लास के दौरान। मेरा मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम चीजों को धीरे धीरे करें। सबसे पहला इस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, लाइट, प्रकाश। हाँ, बल्ब। आज हम बल्ब की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्ब से निकले हुए प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं। ये प्रकाश है क्या बेटा? आपने ढेर सारे शिक्षकों के माध्यम से सुना होगा, या आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। तो प्लीज आप सब में से बताओ बेटा, प्रकाश को देखा किसने है? जस्ट टेल मी, प्रकाश को आपने देखा है? यस और नो? हाँ, एक बच्चा बता रहा है यस। हाँ, तो बताओ क्या देखा बेटा प्रकाश का? भले आप कुर्सी देखे होंगे, टेबल देखे होंगे, अपने माताजी बाबूजी को देखे होंगे, अपने भैया बहन को देखे होंगे, अपने विद्यालय को देखे होंगे, विद्यालय में ढेर सारे दोस्त सखियां सहेलियां को देखा होंगे, पर आपने प्रकाश कहाँ देखा? सर हमने तो प्रकाश देखा ही नहीं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स परिचय में हम लोग करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं, तो हम इसको परिचय, किसका परिचय बेटा? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बेटा प्रकाश। प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइट। प्रकाश है क्या, हम इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, आपको पता है कि मेरे क्लास का बेटा एक अनुशासन है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक बातें लिखते रहेंगे। सबसे पहली बात बेटा, प्रकाश खुद में अदृश्य है, परंतु यह किसी भी वस्तु, अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो पिंड, वो क्या करता है बेटा? दृश्य बनाता है। तो कितनी बड़ी चीज है प्रकाश बेटा? प्रकाश बेटा इतनी बड़ी चीज है, वह खुद में अदृश्य है, पर उसके पास इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया की हर एक चीज को दृश्य बना देती है, आपके सामने ला देती है। तो सबसे पहला बात क्या, प्रकाश खुद में अदृश्य है, परंतु यह किसी वस्तु के क्या करता है बेटा?
दृश्य बनाता है। दूसरी बात है बेटा, प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का, अब इतनी बड़ी बात है तो उसको ऊर्जा तो कह ही सकते हैं ना। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। सच बात यह है बेटा, ऊर्जा का परिभाषा आज तक एग्जैक्टली डिस्कवर्ड हुआ ही नहीं है। ऊर्जा के बारे में बताया गया था कि हम बस उसके कुछ कैरेक्टर के बारे में हम समझ पाते हैं कि ऊर्जा वो है। तो चलते हैं बेटा, प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, कोमा, जो हमें क्या करती है बेटा? देखने की अनुभूति प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, देखने की अनुभूति प्रदान। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। आपने सुना होगा बेटा कि प्रकाश सूरज से धरती तक आने में कितना टाइम लेता है बेटा? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो उस 8 मिनट 20 सेकेंड में सूरज और धरती के बीच न जाने कितने चीज है, ढेर सारे स्पेस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रकाश वहां से धरती तक आने में कोई कतई उसमें रुकावट नहीं होती है। मतलब प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जिस ऊर्जा को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बेटा, उस ऊर्जा का एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चूंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसका नाम क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा, चूंकि आप बेटा एक एक लाइन को रिलेट करते चलिए, विज्ञान उसी का नाम है। विज्ञान में एक लाइन दूसरे लाइन से सटा हुआ रहता है। क्योंकि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोमा, अतः इसे, किसे? प्रकाश है, इसे का मतलब प्रकाश। अतः इसे क्या कहते हैं बेटा? विद्युत, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब ये बताओ भैया, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्या? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है भैया? ये इतनी भी छोटी चीज नहीं है कि हम 1 मिनट या 2 मिनट में कर लें। पर हाँ, आप हमारे साथ पूरे के पूरे फिजिक्स कड़ी में जुड़े रहना, क्लास 10th के फिजिक्स के कड़ी में जुड़े रहना, 11th के कड़ी में जुड़े रहना, 12th के कड़ी में जुड़े रहना, यहाँ तक कि जेई के का सिलेबस अगर पढ़ रहे हैं, नीट का सिलेबस पढ़ रहे हैं 10th के एग्जामिनेशन के बाद, तब जाकर के हम लोग भी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताएं तो फिर भी वो कम पड़ेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बीए, बीएससी, एमएससी, पता नहीं क्या तो पीएचडी पॉसिबल है बेटा। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में धीरे 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 करके छोटी छोटी जानकारियां लेते चले। चलते हैं आगे की बात में। क्योंकि आप पहले क्लास में अभी हमारे पास यहाँ है, कोई व्यक्ति पूछ ले इधर उधर, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ना, रिवीजन करना और भरोसा करना। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि विज्ञान में एक अपने टीचर पर भरोसा करना शुरू कर दो, अपने बुक पर भरोसा करना शुरू कर दो।
क्यों? क्योंकि आप में परिवर्तन धीरे धीरे ही संभव हो सकता है। एक बार में कोई आदमी 30 मार खान नहीं बना है, सब में बदलाव धीरे धीरे हुआ। लेकिन हम इस बात की पूरी गारंटी है कि जितना तेजी से आप सीख रहे हो, हमने तो अपने लाइफ में नहीं सीखा, बिल्कुल ही नहीं सीखा। इसलिए आप अपने आप को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा किस्म के दिमाग वाले लोग समझ लें। चलते हैं बेटा, प्रकाश कैसी चलती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। क्या चलती है बेटा? प्रकाश हमेशा कैसी चलती है बेटा? सीधी रेखा में चलती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? प्रकाश जब हमेशा सीधी रेखा में चलती है तो कुछ ना कुछ वेग के साथ चलती होगी, कुछ ना कुछ रफ्तार। भाई आपको बोले चलने के लिए तो आपका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो सही बात है। तो प्रकाश का किसमें? निर्वात। ये निर्वात कौन सी चीज है बेटा? निर्वात बोलते हैं वैक्यूम को। किसको? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? जहां हवा भी ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। मतलब जहां कुछ भी ना हो, एकदम नल एंड वाइड हो, मतलब प्रकाश का वैक्यूम में, निर्वात में चाल कितनी होती है बेटा? लगभग लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। लगभग कितनी होती है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यही कारण है इस वेग से जब प्रकाश चले, इस वेग से जब प्रकाश चले तो प्रकाश को सूरज से धरती पर आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं 16 सेकेंड बोलता है, कहीं 17 सेकेंड बोलता है, कहीं 20 सेकेंड बोलता है। उससे बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं। ऑन एन एवरेज मानिए 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। प्रकाश को हमारे सूरज भगवान सूर्य से धरती पर आने में लगभग कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। हम काम की बात बताएं बेटा, प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको किसने खोजा था? इसको रोमर ने खोजा था। एक एडिशनल पॉइंट यहां बनाइएगा बेटा, रोमर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने जमाने में हुआ करते थे, और इतनी बड़ी खोज के लिए उन्हें आज भी हम लोग वैज्ञानिक ही मानते हैं। तो चलते हैं, ये तो था प्रकाश का इंट्रोडक्शन। हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग बनाते हैं बेटा अगला, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। आप ही के बोर्ड के एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, तो एक एक करके लिखते हैं। चलो बेटा चेंज करें कलम, बिल्कुल आते हैं। यह एक समतल सतह है। समतल मतलब रिफ्लेक्टिंग सतह है। प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आती है, एक सतह पर पड़ने के बाद फिर यहां से वापस जाती है, बिल्कुल जाती है। और इस समतल सतह पर एक हम अभिलंब खड़ा करें, एक अभिलंब खड़ा करें तो एक होता है बेटा आई, इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। कुछ नामकरण की बात हम लोग करें तो सबसे पहले लिखें बेटा क्या, ये जो है बेटा इसको परावर्तक सतह बोलते हैं, और आने वाली किरण को, आपतित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण। और जो सतह पर लंब बढ़ता है बेटा, उसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अभिलंब। ये तीनों चारों नाम मेरे दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें और बनती है। एक कोण आई बना और दूसरा कोण आर बना। एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके पॉइंट हम लोग लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को तो हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है बेटा, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, स्रोत से परावर्तक सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। तो लिखिएगा बेटा, स्रोत से कहां पर, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण क्या कहलाती है बेटा, आपतित किरण कहलाती है। क्या सर ये प्रकाश के परावर्तन का नियम नहीं है? ये नियम से पहले जो हम नए नए टर्म इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ ना कुछ डेफिनेशंस है। हम थोड़े से अपने वाले पुराने वाले स्लाइड्स में आते हैं, व्हाइट वाले स्लाइड्स में देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, परावर्तित किरण। क्या ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है? जी हाँ, 100% आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको एक एक चीज आपके एग्जामिनेशन में आना है और चीजों को बहुत अच्छे से समझने के लिए इस बात को भी समझना जरूरी है। तो परावर्तित किरण क्या है बेटा, एक बार फिर से देखिए। परावर्तित किरण हम किसको लिखे थे, परावर्तक सतह से टकराकर जो वापस किरण चली जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो मतलब क्या बेटा, परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण क्या कहलाती है बेटा, परावर्तित किरण कहलाती है। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं, देखिए बिल्कुल पीछे फोटो को गौर से देखिएगा। नहीं, ये फोटो आपके दिमाग में, जहन में छप जाना चाहिए। एक आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसका तीसरा क्या दिख रहा है बेटा, अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल बोला करते हैं। बिल्कुल लिखते हैं अगला बेटा, अभिलंब। अभिलंब, ये अभिलंब क्या है, नॉर्मल क्या है? तो परावर्तक सतह पर जो लंबवत रेखा, काल्पनिक रेखा, परावर्तक सतह के लंबवत जो काल्पनिक रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, परावर्तक सतह के लंबवत जो काल्पनिक रेखा है कोमा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के बाद हमको क्या सीखना है, फिर से देखिए फोटो को ध्यान में रखिए बेटा। आई और आर, आई और, देखिए आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया। अब मेरे पास बच रहा आई और आर। आई को क्या बोलते हैं, आपतन का कोण। आई को क्या बोलते हैं बेटा, आपतन का कोण। और आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन का कोण। आपतन का कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बताओ 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 क्या कहते हैं,
आपतित किरण, बिल्कुल सही आप बोले। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा कोण बेटा? बिल्कुल सही है, आप क्या बोले? आपतन का कोण। चलिए लिखते हैं हम लोग आपतन का कोण। एक स्लाइड और इसके अंदर से लेते हैं। आपतन का कोण, आपतन कोण, इसको हम फोटो में क्या एंगल आई लिखे थे, इसको हम क्या लिखें बेटा? आपतित किरण और किसके अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा बेटा? आपतन का कोण कहलाता है। उसके बाद अगला कौन सा था बेटा? परावर्तन का कोण। परावर्तन कोण, फोटो में हम इसको क्या कोण आर लिखे थे। आपको भी पता है कि एनसीईआरटी सब जगह यही लिखा हुआ है। तो परावर्तन का कोण क्या बेटा? अभिलंब और परावर्तित किरण, फोटो देखिएगा, याद करिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन का कोण। मतलब अभिलंब और अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा बेटा? परावर्तन का कोण कहलाता है। तो हमारे पास सारे के सारे टर्म आ चुके बेटा, देखिएगा प्लीज प्लीज देखिएगा आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन का कोण क्या है, परावर्तन का कोण क्या है। तो बिल्कुल चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अब मेरा शुरुआत हो रहा है क्या? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। क्या नियम था बेटा प्लीज? अगर आपसे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछे, और पूछता भी है, बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, हम डायरेक्ट यहां से उत्तर लिखते हैं। देखो भैया, थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी कराते चल रहे हैं, और इस क्वेश्चन को डब्बे, काम के डब्बे में लिखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? एक तस्वीर बनाना है, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ है। बिल्कुल, अब तो तस्वीर से सामने आ गई। इसको बोलते हैं आपतन का कोण, इसको परावर्तन का कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसको अभिलंब बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह है। तो इस नियम को लिखने से पहले हम सबसे पहले आपको हिदायत लिखेंगे, और वो हिदायत मेरा नोट के रूप में आएगा। सबसे पहला नोट हम लोग लिख लेंगे बेटा NOTE, क्या कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या सिर्फ समतल सतह पर लागू होता है? कि क्या प्रकाश के परावर्तन का नियम सिर्फ उत्तल सतह के लिए लागू होता है? कि क्या प्रकाश के परावर्तन का नियम सिर्फ अवतल सतह के लिए लागू होता है? नहीं। एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आएगी। तो क्या बेटा? प्रकाश के परावर्तन का नियम सभी सभी प्रकार सभी प्रकार के सतहों पर लागू होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब साफ है कि प्रकाश का परावर्तन यहां भी लगेगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम यहां भी लगेगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम यहां भी लगेगा। अब इस सबको तो छोड़ो, उभरा खाबरा जैसा भी जमीन हो,
आप जहां मन करे, जहां दिल चाहे, वहां पर प्रकाश के परावर्तन का नियम लगा सकते हैं। बिल्कुल यहां भी लगा सकते, यहां भी लगा सकते हैं। आई ना काम की बात। तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज होल्ड्स गुड इन एनी काइंड ऑफ सरफेसेज। मतलब दुनिया के प्रत्येक प्रकार के सरफेस के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होता है। क्योंकि हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हम अभी एक ही तस्वीर पर काम करेंगे, लेकिन हमारे जहन में 1000 प्रकार की तस्वीरें भी चलनी चाहिए। तस्वीरें बदलेगी सवाल के माध्यम से, तस्वीरें बदलेगी क्लासेस के माध्यम से। चलिए, तो ये वाली चीजों को हम लोग मिटाते हैं। एक बार फिर से तुम तो मिट जाओ, क्योंकि तुम्हारी जरूरतें कुछ देर बाद आएगी। आ रहा है मजा? तो एक बार जरूर लाइक करिएगा वीडियोज को, शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। और ऐसे भी हम गणित के क्लास में हम आपको बता दिए थे कि बेटा हम वो मास्टर हैं जिस मास्टर का क्लास का वीडियोज आपको हर हाल में देखना पड़ेगा, हर स्थिति में देखना पड़ेगा, हर परिस्थिति में देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे बेहतरीन आपको, के बेहतर तो बहुत जगह मिल जाए, बेहतरीन मतलब बेहतरीन क्लास में से एक है। क्योंकि हम आए ही इसी उद्देश्य से हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th और 10th के अंदर ही आपके दिमाग में इस बात का बीज बो कर जाए कि आने वाला समय तेरा सिर्फ इंटरमीडिएट पर ही सीमित नहीं होगा। जो समय गुजर चुका था, एक वक्त था कि 10th के बाद लोग IIT JEE और नीट का सपना देखा करते थे, और उसी सपने को साकार करने के लिए जूनियर विंग्स आपके सामने पसीने बहा रहा है, ब्याह शादी का मौसम छोड़ के आपके सामने पढ़ाने। आपको पता है बेटा क्या है, अभी बाजार में हजारों शादियां चलती है। हम जैसे लग रहा है कि एक एक ढोल हमारे कलेजे को कूट कूट कर चल रहा है। फिर भी किस बात के लिए? इस बात के लिए कि आपका शादी सही समय पर हो। हमने अपने जीवन में जो गलतियां की थी, उस गलतियां को आप लोग मत दोहराइएगा। सही समय पर जेई और नीट निकालिए, और सही समय पर आपके घर में भी बाजे बजेंगे। वरना बाजों की सन्नाटे नहीं बोलते हैं, कमरे में जब सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, घड़ियां टिक टिक करती है, सब सोते हैं हम रोते हैं, तब एक पगली लड़की के बिन जीना दुश्वारी लगता है, और उसी पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। आते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो पहला नियम, प्रथम नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है बेटा? आपतित किरण, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना। क्यों? क्योंकि हम सबसे बेहतरीन लाइन आपके लिए लिख रहे हैं। आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कैसे होते बेटा? एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या नियम था बेटा? दूसरा नियम है बेटा प्रकाश का परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है? जो आपतन का कोण था, कोण, कोण आई और कोण आर, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है भैया। लेकिन हम आपको काम की बात हम यहाँ बताएंगे क्या? सर आप इसका भी प्रूफ तो बताओ, कोण आई बराबर कोण आर। कभी सोचा था कोण आई और कोण आर का प्रूफ? भाई बेहतरीन प्रूफ है। इसको न्यूटन साहब जी ने नहीं प्रूफ कर पाए थे। इसको प्रूफ करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम हाइजेंस था। और हाइजेंस का प्रिंसिपल आप
सॉरी सॉरी, हाइजेंस का प्रिंसिपल आप क्लास 12th के ऑप्टिक्स में आप पढ़िएगा। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है, अपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में बराबर होता है। तो चलिए भैया, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक पहला तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आज आपने बना लिया। क्या बनाया? प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। कैसे लिखना है? सीधी सी बात, आपको फोटो बनाना है और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम खत्म। दूसरा नियम क्या है? आपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में दोनों बराबर होगा, कोण आई बराबर आर। 2 नियम लिखेंगे और 2 मार्क्स पक्के एकदम जेब में ठूस कर चलेंगे। दूसरा, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम आपके साथ करते बेटा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव है। बिहार बोर्ड ने जब से ऑब्जेक्टिव लगाया है, इतने सारे ऑब्जेक्टिव, मेरा दिल तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। लेकिन ये सुधरवा करता क्या है ना कि पेपर में लीक कर देता है, ये सब बात नहीं होनी चाहिए। इससे है क्या? अब भाई बहुत होगा, 2-4 नंबर के एग्जामिनेशन में कम आएगा। क्यों कम आएगा? जब बेहतरीन अंदाज में आप बेहतरीन शिक्षक से पढ़ोगे तो वो भी कम की नहीं आएगा। लेकिन वही है ना कि सब धन 22 पसेरी हो जाता है, सब लोग घुल मिल करके एक हो जाता है। एग्जामिनेशन अगर टाइट से हो, क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, तब देखना कि क्लास 10th के बच्चों का क्या क्वालिटी निखर के आता है। एक समय था कि हम लोगों के टाइम 80% वाले बच्चे पूरे जिला में चमका करते थे, और आजकल 80% वाले बच्चे गलियों में ही बौखते रह जाते हैं और गली से बाहर निकल भी नहीं पाते हैं। इसीलिए बेटा, आप खैर मार्क्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। 80-90% आना तो बहुत आसान बात है आपके लिए। बिल्कुल, आप अगर आपका थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग अच्छा है, थोड़ी बहुत आप लिख पढ़ लेते हो, तो 80% मार्क्स कोई बहुत बड़ी चिड़िया का नाम है ही नहीं। आप फोकस करो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। आप फोकस करो बेटा कि क्लास 10th के बाद आपका कैरियर किस अंदाज में आगे बढ़ेगा। उस अंदाज को बेहतरीन करने का काम हमारा जूनियर विंग्स आपके साथ करेगा। और आप कतई हमसे बिल्कुल ना भरोसेमंद बिल्कुल भी मत होना, चाहे पूरी रात लगे या पूरा दिन लगे, हम आपके सिलेबस, एक एक सिलेबस को हम आपके एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट करेंगे। कुछ 2-3 सवाल करके हम इस क्लास को विराम देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव में भी तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं, ठुक ठुकिया वाला नहीं करेंगे भैया मेरा, बहुत बढ़िया वाला। पहला क्वेश्चन, प्रकाश का निर्वात में चाल क्या होता है? 4 ऑप्शन देते हैं बेटा। 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। बी, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति घंटा। सी, 3 × 10⁶ किलोमीटर प्रति सेकेंड। एंड डी, 3 × 10⁻10 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताओ क्या होगा? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग क्या पढ़े थे हम लोग? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड तो है ही नहीं, नंबर तो लिख दिया, यूनिट में तो गड़बड़ा दिया। तो चेक करो, सब में क्या है बेटा? किलोमीटर प्रति सेकंड। भाई किलोमीटर प्रति घंटा तो हो ही नहीं सकता है, कट करो इसको। क्यों? क्योंकि मीटर यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड होता तब होता, बाकी सब किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस मीटर को आप किलोमीटर में बदल लो ना। कैसे बदलेंगे? 1000 से भाग देंगे कि गुना करेंगे भाई? मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देंगे, सॉरी भाग देंगे, बिल्कुल भाग देंगे भाई। तो 3 × 10⁸ बटे 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1000 मतलब, हाँ, 3 × 10⁸, यहाँ -3, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। भैया मेरे 6 दे दिए ना, यहाँ 5 देना था, सॉरी है। ऑप्शन बदल लो, है ना। चलिए 3 × 10⁻,
देखिए मेरा ये मानना है कि मे बी आपके एग्जामिनेशंस में इस प्रकार से सवाल पूछे क्या कि प्रकाश का निर्वात में वेग या चाल, सर वेग और चाल में अंतर होता है पर क्लास 10th के लेवल तक मान के चलो कि बातें बराबर है, ठीक है। तीन, अबे यार तुम तो आओ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपके 10th के बोर्ड में हो सके 2 सेकेंड के लिए ऑप्शन दे दे, पर जब आप अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी करिएगा, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक हो गया, पारा मेडिकल्स हो गए, इवन ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, फलाने ठिकाने कंपटीशन की दुनिया पर रखिएगा। इसमें क्या खेल करेगा बेटा, 3 × 10⁸ तो नंबर को तो वही रखेगा, लेकिन आपका यूनिट जो है बेटा, इस यूनिट के साथ वो खेल बेल कर लेगा, है इस यूनिट के साथ खेल बेल कर लेगा। जखने उस यूनिट को चेंज करेगा उसके मुताबिक ये पावर आपका चेंज होते चला जाएगा। तो भैया घबराइएगा नहीं, इस प्रकार का सवाल कैसे डील होता है, पावर वाले सवाल धीरे 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 करके आप मेरे साथ बने रहिए। हम उस लेवल तक आपको लेकर जाएंगे जिस लेवल पर चिड़िया आसमान में राज किया करती है। चलिए ठीक है, मिलेंगे कल फिर से अगले वीडियोज के साथ। आपका प्यार बने रहे, मेरा मेहनत बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।